नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ चैप्टर बजट 2024-25। सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी देखेंगे और थ्योरी के तुरंत बाद बजट 2024-25 पर 50 प्रमुख एमसीक्यू भी देखेंगे जो इसी बुक में प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। काफ़ी अच्छे प्रश्न भी दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट 2024-25 के बारे में। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया और यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। मोदी 3.0 की पहली बजट है। इससे पहले एक दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया यानी 22 जुलाई 2024 को। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 4 जातियों पर कौन कौन? एक तो गरीब पर, दूसरा युवा पर, तीसरा महिलाएं पे और चौथा अन्नदाता पे। गरीब, युवा, महिलाएं, अन्नदाता, 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। बजट का थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 में नियमित के लिए जीडीपी जो है वो 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है। 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। 10.5% अधिक है। कुल 48.21 लाख करोड़ का बजट हुआ है। कितना? 48,20,512 करोड़ का बजट हुआ। 48,20,512 करोड़ का। कुल प्राप्तियों का अनुमान की अगर हम बात करते हैं तो 48,20,512 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 31,29,200 करोड़ रुपया। 31,29,200 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट जो है 16,91,312 करोड़। 16,91,312 करोड़ है। और कुल खर्च का अनुमान कितना है तो 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च जो है वो 37,09,401 करोड़। 37,09,401 करोड़। और पूंजीगत खर्च जो है 11,11,111। तो ये तो याद ही रहेगा, पूंजीगत खर्च कितना है? 11,11,111। अब विभिन्न घाटा की अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.6% यानी 16,53,670 करोड़। 16,53,670 करोड़। और 2024-25 का बजट अनुमान कितना है राजकोषीय घाटा का? तो जीडीपी का 4.9%, कुल 16,13,312 करोड़। राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 2.6%, 7,65,624 करोड़। 7,65,624 करोड़। और जीडीपी का 1.8% है 2024-25 का अनुमान, कुल 5,80,201 करोड़। ये राजस्व घाटा है। एक 2023-24 का संशोधित अनुमान है और एक 2024-25 का बजट अनुमान है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 1.6%, कुल 4,61,837 करोड़। और 2024-25 का बजट अनुमान है जीडीपी का 0.6%, कुल 1,89,423 करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.0%, जो कुल 5,89,799 करोड़ है। और जीडीपी का ये 1.4%, कुल 4,50,372 करोड़ है। इस बजट के बाद 50 एमसीक्यू भी पूछेंगे कि किस तरह एग्जाम में पूछा जाता है और कौन कौन से डाटा पे हमें जोर देना है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ था, लगाया गया था। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया आधार या कर्ज लेना पड़ेगा। बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद क्या है? रुपया कहां से आता है? शीर्ष 4 तो उधार और अन्य देय से 27% आता है, इनकम टैक्स से 19%, माल और सेवा कर जीएसटी से 18%, निगम कर से 17%। ये 4 जो है शीर्ष मद है। लेकिन रुपया जाता कहाँ है? 4
तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा में 21%, ब्याज अदायगी में 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16%, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर कितना 9% जाता है। अब आइए बजट भाषण खंड ए में। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई। कितनी प्राथमिकताएं? 9। अब कौन कौन 9 है भाई? तो विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार। ये सब जो है क्या है? 9 बजट प्राथमिकताएं हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार। ऑप्शन में कभी कभी ये 4 में से 3 दे दिया जाएगा, एक कुछ और भी दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इनमें से कौन नहीं है 9 बजट प्राथमिकताएं। तो ये 9 अच्छे से ध्यान दे दीजिए। अब आइए एक एक करके देखते हैं। प्राथमिकताएं 1, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन अनुकूलनीयता। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को लागू किया जाएगा। डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरे को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्राणलिग व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। दूसरा जो था प्राथमिकता वो क्या था? रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। कौन कौन? तो योजना का में है पहली बार रोजगार पाने वाले। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। दूसरा, जिनका वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपये से कम हो। तीसरा, प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। चौथा, योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। योजना ख में है विनिर्माण में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेस लाइन को 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। योजना ग में है नियोक्ताओं को मदद। सरकार नियोक्ता को इसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हो और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना, कौशल विकास। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा।
7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता। यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। प्राथमिकता 3 समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना की निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस का निर्माण होगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल निर्माण होगा। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीर 35 में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापत्तनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में उर्वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यकता अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। 3 करोड़। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएगी। कितना? 100 शाखाएं खोली जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4 में था विनिर्माण एवं सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। गिरवी या तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई की आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन, तो मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। खरीदारों को ट्रेंड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। NABL मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिज मिशन में घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। प्लग एंड प्ले 100 शहरों में। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। 12 औद्योगिक पार्कों को। LLP के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPES की सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 5 में क्या है? जो शहरी विकास है, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकताएं 6 ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या है? अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल AUSCC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित हुआ है। किसे? NTPC और BHEL के साथ। हार्ड टू एवेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केटिंग पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। प्राथमिकता 7 में है अवसंरचना। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए GDP का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज सहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान है। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का चरण 4 जो है आरंभ किया जाएगा। बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक और अन्य योजनाएं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 11,500 करोड़ रुपए की। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधी परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। पर्यटन में विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर में विश्व तीर्थंकर मुनि सुब्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जलधाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। प्राथमिकता 8 में है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता 9 में है नई या अगली पीढ़ी के सुधार। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना। संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपप्रभागों का सर्वेक्षण। भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। शहरी भूमि संबंधी कार्य। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य। माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। क्या है? NPS वात्सल्य योजना। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। जन विश्वास विधेयक। अब बजट भाषण खंड B में था अप्रत्यक्ष कर। क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए। औषधियां एवं चिकित्सा उपकरण। कैंसर के 3 दवाइयां,
ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सटिकेन, ओसिमर्टिनिब और डुर्बालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई है। ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सटिकेन ये पहला दवाई है। दूसरा है ओसिमर्टिनिब और डुर्बालुमैब की सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट कर दी जाएगी। ये ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। मोबाइल फोन और संबंधित पुर्जे, मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट, बोर्ड असेंबली पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिज, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव। कीमती धातु, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया। अन्य धातु पर लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। तांबा स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर रजिस्टरों को विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। रसायन और पेट्रोमिक्स अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया। प्लास्टिक पीवीसी फ्लैक्स बैंडरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। दूरसंचार उपग्रह पर विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपग्रह के पीसीबीए पर बीसीडी का 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। व्यापार सुविधा, घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं को निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया है। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकिट बॉर्मर्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। टीडीएस का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों को पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। टीडीएस के भुगतान में विलंब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव है। पुनः निर्धारण का सरलीकरण, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण के नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% की दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.2 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। अब आइए मुकदमेबाजी और अपील का। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। रोजगार और निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ। कर आधार का विस्तार, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव है। प्राप्तकर्ताओं के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा।
2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ, एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारियों के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दांडिक बनाने का प्रस्ताव किया है। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में कुछ संशोधित टैक्स का संरचना किया गया है। क्या किया गया है? तो 0 से अगर 3 लाख रुपये तक की अगर आपका इनकम है तो टैक्स देना होगा 0। अगर 3 से 7 लाख रुपये तक के इनकम है तो टैक्स देना होगा कितना? 5%। कितना देना होगा? 5%। यानी अगर आप 7 लाख रुपये तक के कमाते हैं तो 0 से 3 तक में तो माफ है। अब हो गया 3 से 7, कितना बच गया? 4 लाख। तो 4 लाख पर जो है वो 5% का टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा, यानी 20,000 रुपया आपको लग जाएगा। 520,000। अगर 7 से 10 लाख रुपये तक के इनकम है तो वो आपको टैक्स कितना लगेगा? 10% लगेगा। तो अगर 10 लाख इनकम इस तरह से समझिए तो आपको क्या करना है? 0 से 3 में तो 0% लगा। अब ये जो लगा कितना? 3 से 7 में, यानी 4 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा? 5% लगेगा। और फिर 7 से 10 यानी ये 3 लाख पर जो लगेगा वो 10 लाख, यानी 30,000 ये लगा, 20,000 ये लगा। कितना हो गया टोटल? 50,000 रुपया आपको टैक्स देना होगा अगर 10 लाख रुपया इनकम है तो। 10 से 12 लाख रुपया है तो 15%। तो इसी तरह समझिएगा, 12 से 15 लाख रुपये है तो 20%, 15 लाख रुपये से अधिक है तो 30%। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर का लाभ होगा। अब बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप 4 के हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2,05,250 करोड़, मनरेगा में 86,000 करोड़, जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़, 70,163 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपये। बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय जो होगा वो रक्षा में 4,54,773 करोड़, 4,54,773 करोड़, ग्रामीण विकास पे 2,65,808 करोड़, 2,65,808 करोड़, कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पे 1,51,851 करोड़ कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पे। स्वास्थ्य पे कितना है? ये सब डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है। 89,287 करोड़ स्वास्थ्य पर जो है इस बार मनरेगा से थोड़ा ज्यादा है। शिक्षा पर कितना है? 1,25,638 करोड़, 1,25,638 करोड़ है। अब आइए देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं 50 प्रमुख कि कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि किनके द्वारा पेश किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण के द्वारा ये पेश किया गया था 23 जुलाई 2024 को। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कितने, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जातियों पर। कितना है? 4 जातियों पर किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? किन जातियों पर? तो गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता, ये सब सभी पर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो अभी देखे थे कितना, 9 प्राथमिकताएं। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी 9, आंसर हो जाएगा बी 9 प्राथमिकताएं पर निर्धारित किया गया था। और कितनी जातियों पर? तो 4 जातियों पर। ये दोनों ध्यान रखिएगा, एक पे 4 है, एक पे 9 आंसर है। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है?
तो ये पेश किया गया है 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? तो 3.18 लाख करोड़, 3.18 लाख करोड़ अधिक है। केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए भारत के निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है? कौन सी? इसका जो हो जाएगा, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव प्रवर्तक अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। बजट के 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 10,000। कितना? 10,000। बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि की उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? आंसर हो जाएगा ए, नाबार्ड। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा, ये सही है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है। बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? और इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 45%। कितना हो जाएगा? 45%। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 18.1%। बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 2 लाख करोड़ रुपए का, 2 लाख करोड़ का। बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? और इसका आंसर हो जाएगा रोजगार पर, एमएसएमई पर, कौशल पर और मध्यम वर्ग के। आंसर होगा डी, 1, 2, 3 तथा 4। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया है, यह किस राज्य को कवर करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। बजट 24-25 में एनपीएस बात्सल की चर्चा की गई है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, नाबालिग से। किससे? नाबालिग से। बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथा चरण। क्या है? चौथा चरण। बजट 24-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंधित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? कौन सा? तो किया गया है हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये गलत है। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, केवल 2। बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया जाएगा? कम किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सोना, प्लेटिनम और चांदी, ये तीनों पे डी हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। बजट 24-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है कथन सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया, सही है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया, ये भी सही है। मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है, यानी डी हो जाएगा इनमें से सभी।
केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, 63,000। कितने? 63,000। बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख रुपए। बजट 24-25 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी, एंजल टैक्स को जो है समाप्त कर दिया गया है। बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, 35%। बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया की गई। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? और इसका प्रावधान है 7300 करोड़ रुपये। कितना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए? 7300 करोड़ रुपया। बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा बी, 21,336 करोड़। 21,336 करोड़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 86,000 करोड़ रुपए। क्या है? 86,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? और आंसर हो जाएगा 34 के सी, 60,000 करोड़ रुपए। कितना है? 34, 60,000 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 24-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? अमृत मिशन के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय संबंधित सूची को सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित करते हैं। रक्षा के लिए जो है 4,54,773 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास के लिए क्या है? तो 2,65,808 करोड़ रुपया। कृषि संबंधी कार्यकलाप के लिए क्या है? तो 1,51,851 करोड़। और शिक्षा में 1,25,638 करोड़। यानी आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन करोड़ में संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख स्कीम है, एक तरफ आवंटन है। अगर इससे देखते हैं तो अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए क्या है? तो वो है 1,200 करोड़ रुपये। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2,228 करोड़ है। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए जो है वो 6,903 करोड़ रुपया है। और सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए जो है वो 10,000 करोड़ रुपया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 37 के डी हो जाएगा। बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ए, 31,29,200 करोड़। 31,29,200 करोड़ रुपया है कुल राजस्व प्राप्तियां। बजट 2024-25 के अनुसार भारत की कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? कितना अनुमानित है? तो 16,91,312 करोड़। 16,91,312 करोड़ रुपया है। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। ये लगाया गया 16,13,312 करोड़ रुपया। बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो लगाया गया है 4,50,372 करोड़ रुपया। 4,50,372 करोड़ रुपया। बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो 5,80,201 करोड़। 5,80,201 करोड़। बजट 24-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया है 1,89,423 करोड़। 1,89,423 करोड़। बजट 24-25 के अनुसार भारत की कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। इसका आंसर हो जाएगा 37,09,401 करोड़। 37,09,401 करोड़। बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है तो 11,11,111 है। 11,11,111 करोड़ रुपया। बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। सही है।
राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 59,409 करोड़। 59,409 करोड़। बजट 24-25 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेसवे बनेगा तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। 3 एक्सप्रेसवे और पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। ये दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है इसमें? आंसर हो जाएगा कोसी मेची लिंक कॉरिडोर शामिल नहीं है। बाकी शामिल है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, ये तीनों है। बजट 24-25 के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सत्य है बताइए। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, बिल्कुल सही है। पीर पैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट होगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा, ये भी सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। ये था बजट 2024-25 के थ्योरी एंड एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।